Welcome to all of you. Hello friends. Once again, let's start. This will be the IFO series 7. This video will contain 20 questions. So let's start. First question is, टेस्लिंग स्टेज इज द क्रिटिकल स्टेज इन रिच क्रॉप। टेस्लिंग जो स्टेज होता है वो किस क्रॉप में इरिगेशन क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन का होता है। और टेस्लिंग क्या होता है तो मेल पार्ट होता है, ठीक है। मेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो टेस्लिंग होता है। तो एक टेस्लिंग किस में होता है तो ये आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेज क्रॉप। मेज क्रॉप में टेस्लिंग होता है। और इसका जो टेस्लिंग तो मेल हो गया, और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, सिल्किंग बोलते हैं, ठीक है। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, सिल्किंग बोलते हैं। सो सिल्क बिलोंग्स टू फीमेल पार्ट्स। और मीज का, और मीज एक ऐसा क्रॉप है जिसमें फर्स्ट टाइम AICRP जो होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो मीज क्रॉप पे ही शुरू हुआ था, जो 1957 में शुरू हुआ था। और मीज क्रॉप के बारे में थोड़ा सा और बारे में जानकारी लेंगे तो ये हो जाएगा कि मीज क्रॉप है वो C4 प्लांट्स होता है। और C4 प्लांट्स जहाँ भी आता है तो पहला दिमाग में आना चाहिए कि वो क्रंच एनाटोमी को शो करेगा, ठीक है। So let's start. Next crop, if you want to know about the package and practices of maize crop, so I uploaded one video related with maize, and that is totally purely for maize. So you people can see in this channel. I already uploaded everything about maize in that channel, in that video. Okay, next question. टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड विच क्रॉप। जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी होता है वो किस क्रॉप से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले तो पहला बात है कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी, ये मल्टीनेशनल कंपनी का उपज है, दिमाग का उपज है। मल्टीनेशनल कंपनी जो हाइब्रिड सीड कंपनी जो होता है वो उन लोग का उपज है, ताकि उनका मेन मकसद था कि हायर इनकम हो कि उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसान का क्या हो। किसान के बारे में तो सोचना भी नहीं है। वैसे भी इंडियन एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, गैम्बल, ये जुआ है। क्योंकि मोस्टली इंडियन एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल। एंड रेनफॉल कब आए कब ना आए, बिन मौसम बरसात ऐसे होते रहता है सारा। अगर फार्मर सपोज राइसिंग ग्रो कर रहा है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, और हार्वेस्टिंग के टाइम में से अचानक तेज हवा, आंधी, साइक्लोन या फिर बारिश हो गया तो समझो पूरा 6 महीना का बर्बादी हो गया। और इतना वेट करने के बाद भी, अगर 6 माह के बाद भी कुछ एक दिन भी बारिश हो गया हार्वेस्टिंग के टाइम में, तो सारा वो समझो बर्बाद हो गया। तो इसीलिए इसको इंडियन एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं, गैम्बल, एक तरह का जुआ है। सो लेट्स जस्ट कम टू ऑन द टॉपिक दैट इज टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि ये लोग जो मार्केट से जो हम लोग हाइब्रिड वैरायटी खरीदते हैं, पहले क्या होता था कि पहले जो हम लोग सीड ग्रो करते थे, जैसे राइस लगा दिए थे, जो हम लोग हार्वेस्ट करते थे तो उसी समय से कुछ सीड रख लेते थे नेक्स्ट सीजन की ग्रो करने के लिए। और वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था, ठीक है। तो वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आने लगा। लेकिन ये लोग कंपनी वाले सोचे कि अगर ऐसे ही, अगर एक बार हम हाइब्रिड सीड बना दिए, अगर वो मार्केट में आ गया तो लोग क्या करेंगे, उसी सीड को बार बार यूज करेंगे, तो हर साल हमको सीड कोई खरीदने हमारी कंपनी में नहीं आएगा। तो फिर उन लोग का इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो एक ग्रुप वैरायटी का हाइब्रिड बना रहा है, और हाइब्रिड पर ईयर ना बिके तो उनका लॉस हो जाएगा। तो वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी मतलब वो किए कि इस बार अगर टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी ऐसा किए कि अगर इस साल फार्मर अगर उस क्रॉप को खरीद रहा है और लगा रहा है, और सोचे कि उसी सीड को नेक्स्ट ईयर ग्रो करे, तो नहीं होगा, वाइबिलिटी उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ऐसा टेक्नोलॉजी किया कि आप दो जनरेशन एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में उसको ग्रो करके उतना यील्ड प्रोडक्टिविटी नहीं गेन कर सकते। इसीलिए वही टेक्नोलॉजी को टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉटन क्रॉप से बिलोंग करता है, कॉटन क्रॉप, ओके। कॉटन क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, okay. I will discuss each and every point related with cotton when I will uh, take that package and practices of cotton crop, okay. So for now, terminator technology is related with cotton crop, BT cotton, okay. Remember na, Agrobacterium tumefaciens,
वो दूसरा हो गया, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, उसको भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी क्लास में। सो बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis, ओके, बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। गाइनोफोर टर्म इज रिलेटेड विद, गाइनोफोर जो होता है वो किस, पहले तो किस क्रॉप से रिलेटेड रहता है, तो गाइनोफोर जो क्रॉप होता है वो ग्राउंड नट क्रॉप से होता है। और ग्राउंड नट क्रॉप में एक डिजीज होता है, एक बीमारी होता है वाइट क्रॉप, यू रिमेंबर दिस टर्म, ओके, वाइट क्रॉप। और thrips also, everything will discuss there, but for now let's come to discussion. Gynophotome is related with groundnut, okay, and pegging also, this question pegging also you remember, okay, pegging is also related with groundnut crop. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिया मीज इवर्टा, हम मीज क्रॉप पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि 7 तरह का होता है मीज का क्लासिफिकेशन, जो इंडोस्पर्म के आधार पे जो 7 तरह क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें प्लेन कॉर्न, डेंट कॉर्न, पॉपकॉर्न, ओके, बहुत सारा था। तो उसमें कौन से मीज का साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम जिया मीज इवर्टा है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉपकॉर्न, बिकॉज पॉपकॉर्न इसलिए रखे हैं क्योंकि आजकल बहुत सारा पॉपकॉर्न मार्केट में मिलता है, ठीक है। सो पॉपकॉर्न का बॉटनिकल नेम होता है जियामेज इवर्टा। और इंडिया में कौन सा बीज सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है? तो फ्लिंट कॉर्न, ओके, फ्लिंट कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल पार्ट ऑफ विच क्रॉप इज टेसल एंड फीमेल इज सिल्क? First question is also only I kept their tassel, but here also I put female also. So this is maize crop, you know. Next question, miracle variety of rice in India. एक वैरायटी होता है इंडिया में राइस का, वो कौन सा वैरायटी होता है जिसको मिरेकल बोलते हैं? ठीक है, तो राइस का वैरायटी का नाम है जाया। तो जाया इज द मिरेकल वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट डेट प्रोड्यूस हाइएस्ट फूड ग्रेन। यहाँ पे ये बात नहीं हो रहा है कि राइस, वीट और शुगर केन या राइस वीट क्रॉप इंडिविजुअली क्रॉप का नहीं बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि हाईएस्ट फूड ग्रेन्स, जितना भी फूड ग्रेन्स हो गया, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, मिलेट्स हो गए, मीज हो गए, बार्ले हो गए, तो एज ए कंबाइन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स पाया जाता, प्रोडक्शन होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन भी बहुत, क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न यूपी इरिगेशन फैसिलिटी और बहुत सारे रिवर्स होते हैं ना, बहुत सारा रिवर्स है, तो उसका पानी के थ्रू, इसीलिए उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऑल्दो लार्जेस्ट एरिया इज फाउंड इन राजस्थान, बट you know about Rajasthan geographical area and their soil conditions, that's why their production is not that much, although having largest area, that states contain largest area in India. So next question, maybe the state that produce highest pulses, जो पल्स क्रॉप होते हैं, वो पल्स क्रॉप के एग्जाम्पल में क्या हो गया? चना हो गया, मूंग हो गया, चना, मूंग, मसूर दाल हो गया, पिजन पी हो गया, अरहर दाल हो गया। तो ये जो पल्सेस होते हैं किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं? तो वो किस में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? तो मध्य प्रदेश, एमपी। और एमपी से एक और टर्म याद कीजिए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस में है? तो एमपी में है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी एमपी में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड ऑफ प्लकिंग इन टी लीफ। ओके, जब हम लोग जो चाय पत्ती बनता है टी में, हम एक टॉपिक और भी रखेंगे जिसमें हम लोग चाय के बारे में, चाय कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेसिंग होता है, किस स्टेज में हार्वेस्टिंग होता है, कैसे उसका बडिंग होता है, लेयरिंग क्या, जो भी होता है उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम खुद जब अपने ग्रेजुएशन के टाइम में प्रैक्टिकल क्लास में एक बार गए थे टी स्टेट में, तो वहाँ पे सारा फ़ोटोज़ भी, हम फ़ोटो के साथ सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करेंगे बाद में। और अभी के लिए जो टी का हम लोग देखते हैं फिल्म में, चाहे जो पहाड़ी इलाका में, जैसे केरला हो गया, सिक्किम हो गया,
आसाम बेल्ट हो गया और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो, वहाँ टी अरुणाचल ऑल्सो, अरुणाचल ओके। सो वहाँ पे जो टी का जो प्लकिंग होता है, देखते होंगे लेडीज सब जाती है वो प्लक करती है, तो वो किस स्टेज में पता करते हैं और कौन सा स्टेज में जो टी का प्लकिंग होता है वो सबसे बेस्ट होता है। सो उसके लिए बेस्ट स्टेज जो होता है वो टी का प्लकिंग के लिए, तो 2 लीव्स एंड 1 बर्ड, जो पत्ता में जो मतलब जो टी होता है उसमें अगर 2 पत्ता हो और एक उसमें बर्ड हो, उसी उसी पत्ता को हम लोग प्लग करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट मेथड प्लकिंग इज व्हेन इट कंटेन्स 2 लीव्स एंड 1 बर्ड इन टी, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एल्ली क्रॉप एग्जाम्पल, एल्ली क्रॉप का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। सो दिस मोस्टली दिस क्वेश्चन दिस टू आस्क इज लाइक मैच द फ्लोइंग, ओके। वहाँ पे रिले क्रॉप या येलो क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, नॉन कंपेनियन, रेस्टोरेटिव क्रॉप, ये सारा चीज़ हम लोग भी पढ़ेंगे जब एग्रोनॉमी का प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिटेल में सारे क्रॉप, उसके एग्जाम्पल्स, उसका प्रॉफिट क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग, सब सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो येलो क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होंगे, तो जिंजर एंड टर्मरिक, ओके, जिंजिबेरेसी फैमिली, ओके। यस रिमेंबर वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन हॉर्टिकल्चर क्लासेस। सो येलो क्रॉप का एग्जाम्पल जिंजर हो जाएगा और टर्मरिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1921 मार्थेंडम was started by, okay, so in 1921 मार्थेंडम was started by, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पेंसर हेज, ओके। एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, एक्सटेंशन क्लास में सारे स्कीम को, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अल्बर्ट मेयर जो भी थे वो डिफरेंट तरह के स्कीम लाए थे और उसमें क्या क्या था वो सारी चीज़ के बारे में डिस्कस किया। जो फॉर हियर मार्थेंडम वाज रिलेटेड डायरेक्टली विथ स्पेंसर हेज, ओके। एग्जाम्पल ऑफ ट्रैप क्रॉप, ट्रैप क्रॉप क्या होता है, तो ट्रैप क्रॉप होता है, ट्रैप क्रॉप पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसका होता है कि मैरी गोल्ड होता है, ठीक है, मैरी गोल्ड ट्रैप क्रॉप होता है। जैसे कि हम बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि ट्रैप क्रॉप होता है और इसका पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है। सो जैसे कि कोई क्रॉप जो फार्मर ग्रो करता है वो कोई क्रॉप लगाता है, जैसे कॉटन लगा दिया, ठीक है, तो कॉटन क्रॉप लगा दिया, तो जब कॉटन फ्लावरिंग के टाइम में आता है तो उसमें कीड़ा आने लगता है, इंसेक्ट और पेस्ट इसमें अटैक करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक यील्ड बहुत कम हो जाता है। सो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर जिस टाइम पे मानो कॉटन जिस टाइम पे वो फ्लावरिंग और जब इंसेक्ट अटैक करेगा मेन क्रॉप पर, उसी के बगल में वो दूसरा क्रॉप लगा देते हैं जिसका कि फ्लावर का कलर और उसका दोनों का फ्लावरिंग टाइम एग्जैक्ट एक समान हो जाए। सो बहुत सारा इंसेक्ट कॉटन के आने की जगह पे वो दूसरे क्रॉप पे, ट्रैप क्रॉप पे वो चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि समटाइम्स उसमें कॉटन क्रॉप के साथ हम लोग भिंडी का देखते हैं, भिंडी लगा देते हैं, क्योंकि भिंडी का और कॉटन का फ्लावर वैसे टाइम पे लगाते हैं कि एक ही दोनों टाइम पर वो मैच्योर मतलब फ्लावरिंग में आ जाए और इंसेक्ट कॉटन पे ना अटैक करके वो भिंडी क्रॉप पे अटैक कर ले। वैसे ही डीबीएम देखेंगे, डायमंड बैकमॉथ, ठीक है, डीबीएम, तो डीबीएम के क्या होता है उसके लिए, कैबेज होता है, कैबेज क्रॉप, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस व्हेन विल स्टार्ट लाइक कंट्रोल्स, ओके, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल के इंटीग्रेटेड। सो वहाँ पे हम लोग एक बार फिर सारी बातें को, सारे टॉपिक्स को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ कैच क्रॉप, कैच क्रॉप का एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, कैच क्रॉप करते किसे हैं, तो कैच क्रॉप का सिंपल भाषा में पहले कैच क्रॉप का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका ओनियन लिख सकते हैं, काउपी लिख सकते हैं, ठीक है, ओनियन एंड काउपी आर द एग्जांपल ऑफ कैच क्रॉप। तो कैच क्रॉप का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एकदम सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि हम सपोज कोई क्रॉप लगा, मेन क्रॉप फार्मर लगा रहा है और फार्मर क्रॉप मेन क्रॉप लगाने के 1-2 महीना बाद देखता है कि वो उसका ख़राब हो गया, क्रॉप बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल ना हो, बारिश हो गया, चाहे कुछ भी हो, इंसेक्ट पेस्ट भी इन्फेस्टेशन हो गया,
ठीक है, चाहे फर्टिलाइज़र टाइम पे नहीं मिला, चाहे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल ना होने के कारण वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो फार्मर सोचता है कि अगर एक अभी 2-3 महीना अगला क्रॉप का जो मेन क्रॉप है 1-2 महीना के बाद आने वाला, तो 2 महीना फील्ड तो खाली रह जाएगा। तो उसके टाइम में वो फार्मर दिमाग लगाता है कि थोड़ा साइड इनकम भी हो जाए। तो साइड इनकम के लिए क्या करता है, शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप, ताकि 2 से 3 महीना में वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम फिर से अपना मेन क्रॉप, सपोज हम रबी खरीफ क्रॉप लगा रहे हैं मई जून जुलाई में, ठीक है। और लगाने के बाद जैसे मिर्ची लगा दी और 1-2 महीना अगस्त सितंबर अगस्त तक वो ख़राब हो गया, चाहे फर्टिलाइज़र नहीं हो पाया, चाहे फिर हेवी इन्फेस्टेशन, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स हुआ जिसके वो कारण वो सारे क्रॉप ख़राब हो गए। तो फिर नवंबर में वो वीट लगाएगा रबी क्रॉप, तो अभी भी 2 महीना बच गया, सितंबर अक्टूबर। तो क्या करता है कि उस एरिया को यूटिलाइजेशन करने के लिए वो एक शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप यूज करता है, ताकि पूरा तो ना मिले, थोड़ा सा भी जो भी इनकम हो, तो उसे शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप लगा देता है। चलो भाई कुछ तो मिला ना, इसीलिए उसको हम लोग कैच क्रॉप, ताकि वो रबी क्रॉप ग्रो होने से पहले इसकी मेचुरिटी पूरी हो जाए और कुछ जो कुछ मिल जाए, इसीलिए उसको कैच क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस कैच क्रॉप यू नो अंडरस्टैंड नाइसली। सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट, ये क्वेश्चन ICAR का GRF में आया था, मेरे दोस्त बताए थे कि सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट कितना होता है। तो सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट कितना होता है, 70%, ठीक है। सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट इज 70%, यू रिमेंबर। एग्जाम्पल ऑफ सीडो सीरियल्स, सीडो सीरियल्स का एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल ऑफ सीडो सीरियल्स इज बकवीट, ओके। बकवीट, बकवीट इज द एग्जाम्पल ऑफ सीडो सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPAS, यूपास 120 इज ए वेराइटी ऑफ, किसका वैरायटी है, तो ये अरहर का वैरायटी है, पिजन पी का। और मोजेक स्टेरिलिटी इज द मेजर डिजीज एंड मोस्ट फेमस डिजीज इन अरहर, यू कैन से आल्सो, ओके। तो मोजेक स्टेरिलिटी, यू रिमेंबर दिस टर्म, this term is very important once you study about package and practices of arahar. So mosaic sterility, this term very important. तो हेयर we see UPAS 120, इसका मतलब क्या, 120 का मतलब क्या होता है कि कुछ न्यू वैरायटी जो रिलीज हुए हैं तो उसका मेच्योरिटी फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग 120 डेज में ही ख़त्म हो जाते हैं, लगभग 120 डिवाइडेड बाई 30 इट मीन्स 4 मंथ्स, ओके। 4 मंथ्स में इसका पूरा काम तमाम, ओके। सो यूपास 120 इज अ वैरायटी ऑफ अरहर, ठीक है, पिजन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, लीव्स एंड पॉड्स आर सावर इन टेस्ट इन विच क्रॉप, ठीक है। अभी तो रबी सीजन का भी क्रॉप रहता है, तो जैसे कि जो लोग रूरल एरिया में होता है तो उन लोग का बस स्कूल से आने के बाद फील्ड में चले जाते हैं घूमने, तो देखते हैं कि यहाँ पे मटर लगा है, चना लगा है, या जो भी लगा है वो तोड़ के खाने का शौकीन रहते हैं। तो कुछ लोग उसका पर लीव्स का भी और पॉट्स का, जो कच्चा में ही पॉट्स का ऐसे ही खाते होंगे, आप लोग देखते भी होंगे कहीं कहीं भी। एक बीच में एक बार, तो वो जो उसमें एक टेस्ट आता है, सावर टेस्ट आता है, जैसे कि कौन सा क्रॉप है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चिकपी, जो चना चिकपी होता है मटर, तो चिकपी, तो चिकपी में अगर उसका लीव्स को और वो पोर्स का अगर टेस्ट कीजिएगा, बहुत लोग कच्चा में भी खाते हैं खटापन टेस्ट, खटापन के लिए, तो उसमें कौन से एसिड होते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड और मेलिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो इन चिकपी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, once you taste leaves and pods, then you will feel sour taste, okay. So this is question is also very important. Next question, रो टू रो स्पेसिंग ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन क्रॉप होता है, क्योंकि वो तो मिनिमम साल भर का तो होता है, ठीक है। तो जो हम लोग शुगर केन क्रॉप ग्रो करते हैं उसका रो टू रो स्पेसिंग कितना होता है, तो उसका रो टू रो स्पेसिंग होता है 90 सेंटीमीटर, ओके। यू रिमेंबर 90 सेंटीमीटर इज वेरी ऑल्सो, बट
90 सेंटीमीटर इज कॉमन ऑल्सो। सो यहाँ पे भी एक शुगर केन में लोग इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि इंटर तो साल भर का क्रॉप होता है, तो उसके बीच में हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कोई कोई बीच में वीट भी लगा देता है, कुछ कुछ मसूर दाल भी लगा देता है, कुछ कुछ लेंटिल लिनसीड भी बीच में एक एक रो बना के वो भी लगा देते हैं, क्योंकि कुछ तो कॉमन भी देखते हैं, पोटैटो भी लगा देते हैं, क्योंकि पोटैटो जब तक हार्वेस्ट होता है तब तक अभी वीट का उतना न्यूट्रिएंट कंपटीशन ये सब उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो कहीं पोटैटो भी देखिएगा, मस्टर्ड भी देखिएगा, लेंटिल लिनसीड भी देखिएगा, लेकिन मस्टर्ड मैक्सिमम में केस में हम लोग देखते हैं, क्योंकि पोटैटो और शुगर केन दोनों एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो उन्हें कहीं कहीं एग्जाम्पल में हम लोग फील्ड में देखते हैं, लेकिन उतना नहीं देख पाते हैं जितना कि मस्टर्ड में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले। जो बार्ले वीट क्रॉप होता है और उसका वो पीने वाला बनता है ना ड्रंकिंग के लिए, देखिएगा राजस्थान हरियाणा इस सब में इसको फर्मेंट करके बार्ले से बनता है ना वाइन एंड ऑल। सो उसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम है, बोटेनिकल नाम बार्ले क्या होगा, तो उसका हॉर्डियम वुल्गियर। ओके, हॉर्डियम वुल्गियर, हॉर्डियम वुल्गियर इज द बोटेनिकल नेम ऑफ बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड रेशियो फॉर वीट एंड मस्टर्ड। अगर हम लोग वीट और मस्टर्ड को इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसके लिए कितना रेशियो होना चाहिए, वीट और मस्टर्ड का, तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 9:1 होना चाहिए। तो 9, अगर 9 रो हम वीट का लगाते हैं तो 1 रो हम लोग मस्टर्ड का लगाते हैं। ठीक है, तो 9 रो वीट का और 1 रो मस्टर्ड का। तो वीट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वीट के लिए क्रिटिकल स्टेज क्या है इरिगेशन के लिए, तो CRI स्टेज होता है। CRI स्टेज क्या होता है, तो क्रिटिकल CRI 21 दिन के बाद आता है। ठीक है, 21 दिन के बाद CRI स्टेज क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होता है। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जब टिलरिंग शुरू होने लगता है उसी टाइम को क्राउन रूट इनिशिएशन जो 21 दिन के बाद होता है, और इसका स्पेसिंग भी 21.5 अराउंड 21 सेंटीमीटर से शुरू होता है। और वीट के बारे में वो हेक्साप्लॉइड होता है, उसका 2n=42 होता है, C3 प्लांट होता है। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आई विल अपलोड वेरी सून अबाउट वीट क्रॉप, दैट इज पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वीट। सो आई विल डिस्कस कैसे सॉइल, उसका सीड सोइंग, fertilizer, weeding, everything we'll discuss there. Okay, for now recommended ratio for wheat and mustard is 9:1. Next question. Oh, next. This is the last question. Okay, so if you guys think this video is a little more informative, so please like, share and subscribe. Thank you so much.